बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के अंदर एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 पुत्र तो बुद्धिमान और समझदार थे, लेकिन किसान का सबसे छोटा बेटा कम समझदार और कम अक्ल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना कम समझदार था, उसका शरीर उतना ही ज्यादा ताकतवर था। वह दिखने में पहलवानों की तरह लगता था। एक बार किसान घर के अंदर बैठा था, तभी उसने सोचा कि मेरे 3 बेटे तो बहुत समझदार हैं, वे किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन यह छोटा लड़का कम बुद्धिमान है। उसकी जीविका की मुझे बहुत चिंता हो रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद किसान ने यह निश्चय किया कि क्यों न मैं अपने सबसे छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी उसका शरीर पूरी तरह पहलवानों जैसा ही दिखता है। अगले दिन किसान ने अपने बेटे को पहलवानी सीखने के लिए भेज दिया। किसान का बेटा पहलवानी सीखने लगा और वह पहलवानों की तरह अच्छी खुराक भी खाने लगा। किसान का छोटा बेटा बहुत कम समय में एक अच्छा पहलवान बन गया और धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने बड़े तीनों बेटों का विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया तो तीनों बहुएं अपने छोटे देवर को देखकर उससे जलने लगीं। वे तीनों आपस में कहने लगीं कि यह देवर कोई काम तो करता नहीं, पूरे दिन बस घर पर बैठकर खाने का काम करता है। हमारे पति पूरे दिन मेहनत करते हैं और यह घर पर बैठकर मौज करता है। इतना कहकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। जब किसान ने यह देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि अब मुझे छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। यह सोचकर किसान ने अपने छोटे बेटे का भी जल्द ही विवाह कर दिया। पहलवान की किस्मत ने इतना साथ दिया कि उसकी पत्नी नगर में सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी। छोटे बेटे की शादी होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया। अलग होने के बाद किसान के तीनों बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे छोटे बेटे का तो एक ही काम था, रोज कुश्ती करना और अच्छा अच्छा भोजन करना। इस कारण पहलवान के घर में पैसों की कमी होने लगी। पैसों की कमी के कारण पहलवान की पत्नी उसे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम कोई काम तो करते नहीं हो, सारा दिन घर में पड़े रहते हो और तुम्हें खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार पहलवान की पत्नी उसे पैसा कमाने के लिए कहती रहती थी। क्योंकि वह समझदार थी, उसने सोच विचार कर पहलवान से कहा कि तुम आज राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि मुझे आपके पास नौकरी चाहिए। तब पहलवान ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मुझे तो केवल कुश्ती लड़ना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो राजा मुझे नौकरी पर क्यों रखेंगे, और अगर किसी तरह रख भी लिया तो मैं राजा के क्या काम आऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। तुम बस राजा के पास जाकर कहना कि मुझे आपके यहाँ लखटिया की नौकरी चाहिए और ये मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ये पत्नी की बात मानकर पहलवान राजा के महल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह महल पहुंच गया। राजा ने उसे देखा और मन ही मन सोचने लगे कि कितना ताकतवर और हृष्ट पुष्ट नौजवान उनके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे पहलवान ने कहा, मुझे आपके महल में नौकरी चाहिए। राजा बोले, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। पहलवान ने उत्तर दिया, ऐसा काम जो आपके पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता, वह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। यह सुनकर राजा कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, ठीक है, हम तुम्हें अपने महल में लखटिया की नौकरी करने के लिए रखते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री से भी सलाह की। मंत्री ने पुराने बही खाते देखे और बताया कि राजा के दादाजी ने भी अपने समय में एक लखटिया को नौकरी पर रखा था। यह सुनकर राजा और भी निश्चिंत हो गए। इसके बाद राजा ने पहलवान से कहा, अब से तुम हमारे महल में लखटिया की नौकरी करोगे। जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे, तब तक तुम महल के अतिथि गृह में रह सकते हो। उसी दिन से राजा ने उसे 1 लाख का वेतन देना भी शुरू कर दिया। पहलवान आराम से अतिथि गृह में रहने लगा। वह पूरे दिन अपनी पहलवानी करता, गांव में घूमता फिरता और थककर महल में आकर सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा महल में बैठे थे। उन्होंने मंत्री से कहा कि पहलवान को बुलाया जाए। पहलवान के आने पर राजा ने कहा, बहुत समय हो गया है, तुम अपने घर नहीं गए, कुछ दिन के लिए अपने घर होकर आ जाओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इन राजा की बात मानकर राजा, मंत्री और पहलवान तीनों गाँव की ओर चल पड़े। पहलवान उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचकर पहलवान की पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उसने बहुत अच्छा भोजन तैयार किया और उन्हें परोसने लगी। तभी राजा की नजर पहलवान की सुंदर पत्नी पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके सामने रानी भी फीकी लगती थी। पहलवान की पत्नी को देखकर राजा सोच में पड़ गए कि इस पहलवान की इतनी सुंदर पत्नी कैसे हो सकती है। भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस महल लौट गए। महल पहुंचकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सुंदर तो है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है। यह सब किस्मत की बात होती है। किसी के हाथ में सोना होता है तो किसी के हाथ में मिट्टी भी नहीं आती। तब राजा बोला, मंत्री जी, मैं उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहता हूँ, इसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे वह मेरी हो जाए। मंत्री ने कहा, महाराज,
मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर कोई उपाय जरूर बताऊंगा। उस दिन से राजा और मंत्री दोनों मिलकर पहलवान की पत्नी को पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। कुछ समय बाद अचानक महाराज की माता बीमार पड़ गईं। राजा ने कई हकीमों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगले दिन महल में एक वैद्य आया। मंत्री ने उसे देखा और उसके मन में एक योजना आ गई। उसने सोचा कि यही सही मौका है, क्योंकि पहलवान ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह कर सकता है। मंत्री वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, यदि आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 500 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही वैद्य के मन में लालच आ गया। उसने मंत्री से पूछा, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? मंत्री ने कहा, आप राजा से ऐसी वस्तु मांगिए जो कहीं भी आसानी से उपलब्ध न हो। लालच में आकर वैद्य ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद मंत्री वैद्य को लेकर राजमाता के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नाड़ी देखी और राजा से कहा, महाराज, अब इनका इलाज आसान नहीं है। राजा ने घबराकर पूछा, क्यों वैद्य जी, क्या समस्या है? वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी माता जी को केवल एक ही दुर्लभ वस्तु ठीक कर सकती है। राजा ने तुरंत कहा, आप बताइए, मैं वह वस्तु कहीं से भी मंगवा लूंगा। तब वैद्य ने कहा, महाराज, यदि आप 4 उर्विलास मंगवा दें और उनसे तेल निकलवाकर राजमाता की मालिश करवाई जाए तो वे शीघ्र स्वस्थ हो सकती हैं। वैद्य की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिर यह दुर्लभ वस्तु कहाँ से लाई जाए। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, यह कहाँ मिलते हैं? वैद्य जी ने उत्तर दिया, महाराज, वह तेल हिमालय की पहाड़ियों में मिलता है। फिर राजा ने कहा, आप राजमाता का ध्यान रखिए, तब तक मैं महल से किसी को हिमालय भेजकर उर्विलास मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। इसके बाद राजा अपने महल में पहुंचे और दरबार में बैठे सेनापतियों व सभासदों से कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिमालय के जंगलों से उर्विलास नामक जानवर को पकड़ कर ला सके? तब वहां बैठे कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह उर्विलास क्या होता है? हमने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। यह सुनकर राजा ने कहा, यह एक विशेष प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। राजा की बात सुनकर सभी सेनापति, सभासद और दरबारी चुप हो गए, क्योंकि उस जानवर को न तो किसी ने देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। सभी को चुप देखकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राजमाता की बीमारी ठीक करने के लिए हमें उस जानवर को लाना ही होगा। तब मंत्री ने कहा, महाराज, वह पहलवान जो इतने वर्षों से महल में आराम कर रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों न उसी को इस उर्विलास नामक जानवर को लाने के लिए भेजा जाए। आप उससे कह दीजिए कि वह 1 महीने के भीतर उस जानवर को पकड़ कर लाए, अन्यथा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री आगे बोला, और यदि वह पहलवान उसे लाने जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है। इतना कहकर मंत्री ने राजा को वैद्य के साथ रचे अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। मंत्री की यह योजना सुनकर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गया और बोला, मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा है। हम कल ही उस पहलवान को महल में बुलाएंगे और उसे हिमालय भेजेंगे। यदि वह खाली हाथ वापस लौटा तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी और उसकी पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाहियों को भेजकर पहलवान को दरबार में बुलवा लिया। जैसे ही पहलवान दरबार में पहुंचा, महाराज बोले, हे पहलवान, तुम काफी समय से बिना कोई काम किए वेतन ले रहे हो। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। पहलवान ने झुककर कहा, आदेश दीजिए महाराज, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव नाम के जीव चाहिए। उनका तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान उलझन में पड़ गया और बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आया कि यह हूर बिलाव क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने तुम्हें ही चुना है। कुछ देर सोचने के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इन राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम इस अवधि में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि उसने इस नाम के किसी भी जानवर के बारे में न तो कभी सुना है और न ही देखा है। तभी उसे ख्याल आया कि शायद उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ पता हो। यह सोचकर वह वापस अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने सब कुछ ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं। उसे शक हुआ कि राजा ने जरूर उसके पति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। काफी विचार करने के बाद वह बोली, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय मिला है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं, तुम वहाँ चले जाओ और वहीं ठहरो। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। यह सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपने ससुराल चला गया, जहाँ वह आराम से रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि राजा जरूर उसके पति को ढूंढते हुए यहाँ आएगा। उसने पहले ही सारी स्थिति को समझ लिया और अपने आंगन में करीब 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। उसके ऊपर कच्चे धागों से बुनी हुई एक चारपाई रखवाई और उस पर अच्छे से बिस्तर बिछा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है पहलवान के घर जाकर उसकी
उसकी पत्नी से अपने मन की बात कहनी चाहिए। अगले दिन राजा पहलवान के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर पहलवान की पत्नी बाहर आई। राजा को देखकर वह बोली, महाराज इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। राजा बोला, अरे नहीं, मैं बाहर क्यों बैठूं, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। राजा की नीयत ठीक नहीं थी, वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था। अंदर जाते ही वह बोला, हे सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हारी सही कद्र नहीं करता, वह खुद ही दूसरे की नौकरी करता है, तुम्हें क्या सुख देगा। अगर तुम हमारे महल में होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर होती। राजा की मीठी मीठी बातों को सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि उसकी नीयत खराब है। उसने मन ही मन सोचा कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बोली, आइए महाराज, आप अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान मेरे योग्य नहीं है, अब मैं उसे छोड़ दूंगी और आज से आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में फंस गया और खुशी खुशी उसके साथ अंदर चला गया। आंगन में पहुंचकर पहलवान की पत्नी ने उस चारपाई की ओर इशारा किया जो कुएं के ऊपर रखी थी और जिस पर मखमली चादर बिछी थी। वह बोली, महाराज आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा, कच्चे धागों से बुनी चारपाई तुरंत टूट गई और राजा सीधे कुएं में गिर पड़ा। उसे काफी चोटें आईं। राजा के गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। ये सुनकर राजा घबरा गया और सोचने लगा, यह क्या हो गया, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। उधर जब 3-4 दिन तक राजा दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री को चिंता होने लगी। उसने सोचा, महाराज तो पहलवान की पत्नी के घर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। यह सोचकर मंत्री भी वहां पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर पहलवान की पत्नी बाहर आई। उसने देखा कि मंत्री खड़ा है। वह बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री बोला, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से यहीं रुके हुए हैं। पहलवान की पत्नी बोली, नहीं मंत्री जी, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा कि अब मैं पहलवान की पत्नी को अपने दिल की बात बता दूं। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता दूं, देखो पहलवान अब वापस नहीं आएगा, वह हिमालय के जंगलों में गया है और शायद अब जीवित नहीं रहेगा। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसकी नीयत समझ गई। उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और बोली, ठीक है, आप पहले अंदर बैठिए। इस प्रकार वह मंत्री को अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा, वह सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा बोला, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे। मंत्री ने हैरानी से पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया, मैं तो पहलवान की पत्नी के चक्कर में फंस गया हूँ, अब तू भी आ गया है तो और अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद राजा के सेनापति ने सोचा कि मंत्री भी राजा को ढूंढने पहलवान के घर गया था, लेकिन वह भी अब तक वापस नहीं आया। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। यह सोचकर सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। शाम होने पर जब वह वहां पहुंचा तो पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। पहलवान की पत्नी उसे भी अंदर ले गई और उसी खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही सेनापति बैठा, वह भी कुएं में गिर गया जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े थे। राजा बोला, सेनापति तुम भी आ गए। सेनापति बोला, महाराज आप भी यहीं हैं, मैं तो आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, ढूंढ लिया ना, अब यहीं पड़े रहो। अब तीनों सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वे तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, लेकिन खुद ही मुसीबत में पड़ गए। अगले दिन कोतवाल ने सोचा कि मैं भी जाकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह वापस क्यों नहीं आता। यह सोचकर कोतवाल भी वहां पहुंच गया और वही हाल उसका भी हुआ, वह भी उसी कुएं में गिर पड़ा। राजा बोला, कोतवाल जी आप भी आ गए। कोतवाल ने पूछा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा बोला, वही जो आप करने आए थे, अब पड़े रहो यहीं। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को काफी चोटें आई थीं। कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया तो किसी की आंख चली गई। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी दे देती थी ताकि वे जिंदा रह सकें। इस तरह लगभग 15 दिन बीत गए। अब चारों कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। ये सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी समझ गई थी कि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये जरूर बदला लेने की सोचेंगे और उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए उसने अपने मन में एक नई चाल चली और महाराज से कहा, महाराज मैं आप लोगों को बाहर निकाल दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी उसी तरह आपको जाना होगा। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो गए। तब पहलवान की पत्नी बोली, ठीक है, आप 2 दिन और इंतजार करिए, तीसरे दिन हम आपको खुद आपके महल तक पहुँचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाकर कहा, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पक्षियों के पंखों का इंतजाम करो, चिड़िया, कबूतर,
मोर और जो भी मिले सबके पंख इकट्ठा करो और एक कमरे में भर दो। उन तीनों ने 2 दिन में ही पूरा कमरा पंखों से भर दिया। तीसरे दिन पहलवान की पत्नी ने फिर उन्हें बुलाया और कहा, अब 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस तरह तारकोल लाया गया और उसे गर्म किया गया। जब वह अच्छी तरह पिघल गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा होने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भर दिया गया। इसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों की मदद से कुएं में मोटी रस्सी डाली और सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला। फिर उनसे कहा, इस कड़ाही में डुबकी लगाओ और उसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा पहले ही बेहद कमजोर हो चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वैसा ही किया। जैसे ही वह तारकोल में डूबकर पंखों वाले कमरे में लेटा, उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी तरह एक एक करके चारों को बाहर निकाला गया, उन्हें तारकोल में डुबोया गया और फिर पंखों वाले कमरे में लिटा दिया गया। अब चारों का शरीर तारकोल से काला पड़ चुका था और ऊपर से पंख चिपक जाने के कारण वे किसी अजीब जीव जैसे दिखने लगे थे। कुएं में गिरने से वे पहले ही घायल थे और कई दिनों तक बंद रहने से उनकी हालत और खराब हो चुकी थी, इसलिए वे किसी तरह का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से निकलकर महल पहुंच जाएं, फिर इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। उधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी बुला लिया। जब पहलवान घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैंने 4 हुरबिलाव जैसे जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत प्रसन्न हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। पहलवान प्रसन्न होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए। बेचारे पहले से ही घायल और दुर्बल थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसीलिए वे चुपचाप राजमहल की ओर चलते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। पहलवान सोचता है अब तो रात हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसीलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवाकर हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें राजमाता को शीघ्र ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। महल में जाकर राजा जोर से आवाज लगाते हैं। रानी बाहर निकलकर राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि राजा का रूप बहुत विचित्र हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा कोई जानवर या इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी जोर से चीख पड़ती है। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाओं और कुछ सैनिक वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्लाकर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूँ, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है। राजा से पूछती है कि महाराज, आपने यह क्या होलियां बना रखा है? आपका यह हाल किसने बनाया है? तब राजा ने कहा कि पहले मुझे स्नान कर ले, चलो, और मेरे लिए थोड़ा मिट्टी का तेल मांगा। अब रानी अपने सेवकों से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और फिर राजा उसे तेल से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राजा अपने असली रूप में आ जाता है और फिर राजा रात को अपने महल के अंदर आराम से विश्राम करता है और सुबह तैयार होकर सही कपड़े पहनकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। और तभी पहलवान की आंख खुलती है और वह भी सीधा उठकर महल के अंदर आता है और जहाँ पर उसने 4 हुरविलाव को जहाँ पर कैद किया था, वहाँ पर पहलवान को 3 ही हुरविलाव नजर आते हैं। उनमें से एक हुरविलाव वहाँ से गायब था। पहलवान उन्हें डंडे से मरने लगा और पूछने लगा कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा एक साथ ये कहाँ पर चला गया। तब वे तीनों कहते हैं कि हमें मत मारो भाई, हम तुम्हें सब कुछ सच बता देते हैं। तब उन्होंने कहा कि जब तुमसे राजा पूछे कि चौथा कहाँ पर है, तब तुम कहना कि मुझे सब पता है, ज्यादा पूछोगे तो तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा सब समझ जाएगा। तो पहलवान समझ जाता है और उन तीनों को लेकर राजमहल में उपस्थित होता है। वहाँ पर बैठे सभी दरबारी उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर है, ऐसे जानवर तो हमने कभी नहीं देखे। राजा ने कहा, पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हुरविलाव मांगे थे, लेकिन यह तो 3 ही है। अब तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तब पहलवान ने कहा कि ज्यादा पूछताछ मत करो राजा, मुझे आपके बारे में सब पता है।
तब राजा ने उन दोनों को ले लिया और उन दिनों से कहा कि जल्दी से स्नान करके लौट आओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।